इस वीडियो में हम देखेंगे कि गैस लॉस क्या होता है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, तो उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है गैस लॉस। तो गैस लॉस होते क्या हैं? गैस लॉस एक ऐसे लॉज हैं जिनकी मदद से गैसेस की, जो गैसेस इस यूनिवर्स में हैं, उनकी स्टडी की जा सके। तो हम क्या लिख सकते हैं? द स्टडी ऑफ गैसेस can also be done with the help of gas laws। इसको पढ़ने के पहले हमें कुछ वेरिएबल्स पता होने चाहिए, जैसे पहला वेरिएबल है प्रेशर, फिर है टेम्परेचर, फिर है वॉल्यूम, फिर है मोल या फिर नंबर ऑफ मोल्स। अब इन सब की यूनिट्स भी पता होनी चाहिए हमें, जैसा कि होता है प्रेशर की होती है पैस्कल, टेम्परेचर की होती है केल्विन, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स की होती है मोल। एक बार हम मोल कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में मेन हमको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है। बाकी ये तीन तो आपको पता ही होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, और ये ज़्यादातर दिए भी होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। दूसरा फॉर्मूला होता है, जैसे 3-4 फॉर्मूले होते हैं, हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था। एक फार्मूला और होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ये लीटर्स में होना चाहिए, ये ग्राम में होना चाहिए। कुछ कंडीशंस होती है, हमें वो भी पता होनी चाहिए, जैसे STP। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन जहाँ पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री या फिर 273 केल्विन। प्रेशर होता है इस कंडीशन पर 1 atm। प्रेशर की कई सारी यूनिट होती है। 1 atm एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी आना चाहिए। जैसे कि अगर टेम्परेचर केल्विन में ना दिया हो या सेल्सियस में ना दिया हो, हमें अगर किसी एक में करना हो तो हमें उसका एक फार्मूला होता है। जैसे अगर x सेल्सियस है तो वो x + 273 केल्विन होगा। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको याद ना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। हम अब गैस लॉज शुरू करते हैं। तो गैस लॉज में सबसे पहला लॉज है बॉयल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट थे बॉयल, उन्होंने इसको दिया था। इस लॉ को कहते हैं प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक गिवन गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स प्रेशर। इसकी डेफिनेशन है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas is inversely proportional to its pressure। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए एक गैस है आपके पास, उस गैस का कोई मास है, फिर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका जो वॉल्यूम होगा, जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उस पर प्रेशर लग रहा होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी यहाँ पे V है वॉल्यूम, P है प्रेशर, T कांस्टेंट है। इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K/P। हमने देखा है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यानी कि इससे ये आया PV इज इक्वल टू K। यानी ये लॉ सिंपली ये कहना चाह रहा है कि जब हम किसी गैस का प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हर बार एक ही नंबर आता है, यानी एक ही कांस्टेंट आता है। जैसे अगर मान लीजिए गैस 5 है और गैस का वॉल्यूम 5 है और प्रेशर 2 है, तो हर बार 10 ही आएगा। तो अगर आप मान लीजिए प्रेशर को 4 कर देंगे तो वॉल्यूम 2.5 हो जाएगा, क्योंकि वो गैस का कांस्टेंट रहता है। हर बार PV इज इक्वल टू के ही आएगा, के हमेशा सेम होगा। कंडीशन ये है यहाँ पे कि टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। इसी को थोड़ा और ज़्यादा हम अगर फॉर्मुलेट करें तो हम कह सकते हैं इफ़ P1 and V1 are initial pressure and volume of a gas respectively, keeping temperature constant, and if pressure is changed to P2 then volume will be changed to V2। यानी कि जैसे कि अगर P1 इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर है,
यानी कि प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर इतना था फिर इतना हो गया। V1 इनिशियल वॉल्यूम है, यानी कि जब प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था। प्रेशर जब P2 हो गया तो वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ये फाइनल वॉल्यूम है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा? P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। ये रिलेशन हो जाएगा। यहाँ कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये आप लिख भी लें, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, वो भी हमको देखना चाहिए। तो पहला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रेशर वर्सेस 1/V, यानी प्रेशर वर्सेस इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि प्रेशर वर्सेस 1/V। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यानी एक्स एक्सिस पे अगर 1/V है और वाई एक्सिस पे P है, यानी प्रेशर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप देख लीजिए, इसका ग्राफ बनेगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। P वर्सेस 1/V का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इसका रीज़न ये है कि P और 1/V प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। हमने देखा था कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इट इज़ 1 प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वो उसको P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसका रीज़न यही होता है कि दोनों, जब अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में होते हैं तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। सेकंड ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अगर प्रेशर को एक जगह रखा जाए एक एक्सिस पे और एक एक्सिस पे वॉल्यूम को रखा जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो आप देख लीजिए, ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक ऐसा ग्राफ बनेगा। फिर अब तीसरा ग्राफ है PV, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का अगर प्रोडक्ट कर दें और उसको एक एक्सिस पे रख दें, वाई एक्सिस पे अगर इसको रख दें PV को, और एक्स एक्सिस पर हम रख दें प्रेशर को, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ये एक कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, ऐसा सेम। अब हम बॉयल्स लॉ से एक डेरिवेशन करने वाले हैं। ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर जेई नीट एंड अदर एग्जामिनेशन। आप इसे ज़रूर देखें। जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ से देखा कि PV एक कांस्टेंट है, यानी PV इज इक्वल टू K, ठीक है। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई? V की वैल्यू आ गई K/P। K/P। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम यहाँ से, जैसे कि अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, बॉयल्स लॉ से जो हमें मिला है, इसको अगर इक्वेशन 2 माने और दोनों को इंटरप्लेस कर दें, यानी यहाँ पे जो V की वैल्यू है
इसके साथ एक्सचेंज कर दें तो आ जाएगा m/k/p। यहाँ m न्यूमरेटर में m, डिनोमिनेटर में v था, v की वैल्यू हमने डाल दी k/p, तो यहाँ ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई k/p। इसको हम लिख सकते हैं m इंटू p/k। इसको हम लिख सकते हैं m/k इंटू p। अब देखिए m यहाँ पे क्या है, m है यहाँ पे मास, m यहाँ पे मास है, ओके, तो कांस्टेंट है ही, यानी कि m/k भी एक कांस्टेंट ही हुआ। ये वाली पूरी टर्म एक कांस्टेंट ही हुई। क्यों कांस्टेंट हुई? क्योंकि मास का भी चेंज नहीं हो सकता, ओके, तो कांस्टेंट ही है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एक कांस्टेंट हो गया, यानी कि डेंसिटी क्या आ गई, अगर हम इस वाले कांस्टेंट को k डैश बोल दें, यानी कि m/k इज इक्वल टू k डैश। k डैश एक दूसरा कांस्टेंट है, यानी ये भी एक कांस्टेंट रहेगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेशर इनटू k डैश। इस डेरिवेशन पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, आप ध्यान दें।